बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है एक ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसको जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और आप उससे बाखूबी वाकिफ़ भी हैं। यूज़ ऑफ ड्रोसोफिला इन जेनेटिक्स। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ये आम जो कॉमनली कॉल्ड फ्रूट फ्लाई, या आप सिंपली इसको आप जो आम मक्खी होती है जो आपको नज़र आती है हर जगह, वो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई उसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले इसको जेनेटिक्स में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे पहली रीजंस, एक ऑर्गेनिज्म जब भी हम उसको यूज़ की बात करें जेनेटिक्स में, तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि उसको इकट्ठा कैसे किया जाए। यानी हो सकता है कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, लेकिन वो दुनिया के ऐसे इलाके में पाए जाते हो जहाँ से उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो, तो वो हमारे लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको कलेक्ट करना बड़ा आसान सा है। आप इवन एक छोटा सा फ्रूट रख दें तो उस पर हज़ारों मक्खी आना शुरू हो जाएगी। तो उसको ढूंढना, उसको कलेक्ट करना हमारे लिए बड़ा आसान है। तो पहली जो रीज़न है कि ड्रोसोफिला को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ईजी टू कलेक्ट। तो टाइनी फ्लाइज, ये जो छोटी छोटी मक्खी, होवरिंग का मतलब भिन भिनाना, ऑन रूटिंग फ्रूट्स, तो ये आमतौर पे गले सड़े फ्रूट्स के ऊपर तो ये बहुत ज़्यादा भिन भिनाती हुई नज़र हमें आती है। ठीक है, इवन बाज़ मौसम ऐसे हैं इनमें से तो इंसान मक्खियों से वैसे ही तंग आ जाते हैं। दूसरा, इजी टू कलेक्टेड, तो इसको कलेक्ट करना आसान है, इसको ग्रो करना आसान है। ऑन मार्श बनाना वो होता है जैसे एक केला है, वो गल सड़ जाए उसको हम कहते हैं, या उसके टुकड़े टुकड़े हम कर दें, ये मार्श बनाना है, या फिर अदर फ्रूट्स। तो पहली रीज़न तो ये है कि इनको कलेक्ट करना बड़ा आसान सा है। दूसरा, फिर इनको रखना भी आसान है। अब एक ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है जो जेनेटिक्स में बड़ा हेल्पफुल होता, तो फिर उसको संभालने का बड़ा प्रॉब्लम। लेकिन ये जो मक्खियाँ होती हैं, इनको बड़ी आसानी से, इनको रखने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े पिंजरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बड़ी आसानी से इनको एक छोटी सी बोतल में हज़ारों की तादाद में उन मक्खियों को रखा जा सकता है। तो दूसरी रीज़न क्या है, दे डज नॉट नीड स्पेशियस केज। इनको रखने के लिए हमें बड़े ज़्यादा स्पेस वाले पिंजरों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे लिव्स हैप्पीली इन ऑर्डरली ग्लास बोतल ऑफ जैम्स, जैसे जैम्स है या मरमलेड्स है, तो ये ऐसी बोतल्स हैं, छोटी सी बोतल्स हैं, उसके अंदर ये आसानी से रह सकती हैं। और ये क्या करती है, ये आमतौर पे उस यीस्ट को खाती हैं जो गले सड़े जो बनानाज हैं उनके ऊपर ग्रो करता है। तो इसको रखना क्या है हमारे लिए बड़ा आसान है। तो पहली रीज़न क्या है, इसको इकट्ठा करना आसान है, फिर इसको रखना भी हमारे लिए आसान है। और उससे बड़ी रीज़न, इट शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल से मुराद यहाँ जेंडर है कि मेल या फीमेल, डाई दो, मॉर्फिज्म शक्ल सूरत के एतबार से। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म को देखें तो देख के ही हम पहचान सकते हैं कि ये मेल मक्खी है या फीमेल मक्खी है। जैसे आपने देखा होगा कि आमतौर पे बाज़ दफ़ा हमारे पास काफ़ी ज़्यादातर तो हमें छोटी छोटी मक्खियाँ नज़र आती हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा एक बड़ी सी मक्खी आप लोगों को नज़र आएगी। तो जो बड़ी सी मक्खी होती है वो दरअसल फीमेल होती है, और जो छोटी मक्खियाँ होती हैं वो मेल होती है। तो पहली डिफरेंस मेल और फीमेल में तो ये है कि अगर बहुत बड़ी मक्खी हमें नज़र आए तो वो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये फीमेल है, और अगर छोटी मक्खी हो तो हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे ये मेल है। दूसरा, जो मेल मक्खी है इसका जो एब्डोमेन है वो इस तरह राउंड शेप होता है, ऐसे राउंड शेप होता है। लेकिन जो फीमेल मक्खी है इसका जो एब्डोमेन है वो नोकदार होता है, ऐसे ये गोल होता है और ये नोकदार होता है। और तीसरा, जो मेल मक्खी है, सपोज मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास मेल मक्खी है, सपोज कर लेते हैं, इसकी जो फ्रंट लेग है इसके ऊपर कंघी की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेक्स कॉम्ब, और इसके जरिए से ये फीमेल को कैप्चर करता है। तो दे हैव सेक्स कॉम्ब ऑन फ्रंट लेग, लेकिन फीमेल के अंदर ये कोई सेक्स कॉम्ब नहीं होता। तो तीन चीज़ों से बड़ी आसानी से पहचाना जा सकता है मेल और फीमेल। तो सेक्सुअल डाइमॉर्फ, बाज़ दफ़ा अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफाइन सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो अगर मेल और फीमेल की जो बॉडी स्ट्रक्चर वो इस अंदाज में डिस्टिंक्ट हों, वाज़े हों कि हम देख के बता सकते हो ये मेल है या फीमेल है, तो इसको हम कहते हैं दे हैव सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म।
अच्छा, उसके बाद जनरेशन क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक रिसर्च के लिए, क्योंकि आमतौर पे होता क्या है कि बाज़ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी जनरेशन 2 साल बाद आ रही है, 3 साल बाद आ रही है। तो क्योंकि जितने भी जेनेटिक्स के रिजल्ट हैं आमतौर पे वो अगली जनरेशन में देखे जाते हैं, तो जितना ज़्यादा जनरेशन गैप होगा उतने ही रिजल्ट देर से आएंगे। तो इस वजह से सबसे बड़ा जो फ़ायदा है इस ड्रोसोफिला की सिलेक्शन का जेनेटिक्स में कि इसका जनरेशन गैप सिर्फ 2 हफ्तों का है, कि 2 हफ्तों बाद अगली जनरेशन आती है और ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे देती है। फिर इन अंडों से हैचिंग कहते हैं, अंडों से बच्चों का निकलना इनटू लार्ज नंबर ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो इस तरह इनकी तादाद बहुत जल्दी ज़्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ती है। तो इसका फायदा क्या होगा, मैनी जनरेशन कैन बी रेज इनटू रिलेटिवली शॉर्ट टाइम, कि थोड़े से टाइम में हमें काफ़ी सारी जनरेशन मिल सकती है। यानी एक एक्सपेरिमेंट अगर हमने करना है तो आप कह सकते हैं कि 5-6 महीने में कोई 7-8 जनरेशन आ जाएगी। तो 7-8 जनरेशन और इनफ जनरेशन फॉर द जेनेटिक स्टडी, कि उसमें हमें पता चल जाएगा कि इनहेरिटेंस का क्या पैटर्न है। अच्छा, उसके बाद इसके पास कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसकी आमतौर पे 2 वैरायटीज होती हैं, और जितनी वैरायटी कम होगी उस ट्रेड को स्टडी करना उतना ही हमारे लिए क्या होगा, आसान होगा। देखो, एक ट्रेड है उसमें हजारों वैरायटीज हैं, तो फिर उन सारी हजारों वैरायटी को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा। लेकिन अगर सिर्फ एक ट्रेड की 2 वैरायटी हैं तो उसकी इनहेरिटेंस को स्टडी करना बड़ा आसान होता है। तो परफेक्ट फॉर जेनेटिक स्टडी एक वजह यह भी है कि इसके पास बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट है। जैसे आपकी बुक में कहा गया कि मॉर्गन और जो उसका साथी था, हम पढ़ेंगे आगे पूरा मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट, उसने तकरीबन इस ड्रोसोफिला के अंदर 85 ऐसे ट्रेट स्टडी किए जो कंट्रास्टिंग ट्रेट थे। कंट्रास्टिंग ट्रेट की डेफिनेशन हमने पहले भी की है, हैव डिस्टिंक्ट वैरायटीज, ऐसे ट्रेड जिनकी चंद वाजे वैरायटीज हों, आमतौर पे यूजली टू। ये इनको आप कह सकते हैं ये डिसकंटिन्यूअस ट्रेट भी हैं, ये क्वालिटेटिव ट्रेट भी हैं। ये हमने वर्ड्स पहले इस्तेमाल किए हैं। तो एक वजह ड्रोसोफिला को इस्तेमाल करने की ये भी है, इसके पास बहुत सारे ऐसे ट्रेट हैं जो डिसकंटिन्यूअस है, जिनकी कम वैरायटी है। वैरायटी कम होगी तो स्टडी करना आसान हो। अच्छा, उसके बाद इसके पास क्रोमोसोम की तादाद भी कम है। ज्यादा क्रोमोसोम होंगे जेनेटिक्स में, उसको स्टडी करना मुश्किल होगा। क्रोमोसोम की तादाद कम होगी तो उसको स्टडी करना, यानी इन शॉर्ट आप ये समझ लें कि जितनी ज्यादा चीज कम होगी उतने ही ज्यादा इसको स्टडी करना आसान होगा। ठीक है, यहाँ वैरायटी कम है, ट्रेड को स्टडी करना आसान है। यहाँ क्रोमोसोम की तादाद कम है, इस वजह से इसको स्टडी करना आसान है। तो इसका जो लार्वा है, द एक्सीलेंट जेनेटिक मटेरियल फॉर क्रोमोसोमल स्टडी, इसकी वजह क्या है, इट हैड ओनली 8 क्रोमोसोम, सिर्फ इसके पास 8 क्रोमोसोम या 4 पेयर हैं, जिसको कन्वीनियंटली स्टडी अंडर द माइक्रोस्कोप। और ये फिर माइक्रोस्कोप के नीचे आसानी से यानी नजर भी आ जाते हैं। नजर से मुराद ये है कि आसानी से इनको स्टडी किया जा सकता है। अच्छा, जो एक और इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका जो सलाइवा होता है, जो सलाइवा सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, सिलिवरी ग्लैंड सेल्स होते हैं, उसमें कुछ ऐसे क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए गए हैं जो बड़े बड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनको आसानी से एक सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जा सकता है। और दूसरा, इनके ऊपर जैसे एक क्रोमोसोम में बैंड्स हमें नजर आते हैं ऐसे, और इन बैंड्स के बारे में कहा जाता है कि दे आर द जीन्स। तो इसकी स्टडी से हमें ये इंफॉर्मेशन भी आ सकती है कि हाउ जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, कि क्रोमोसोम पर जीन्स कैसे लोकेटेड होते हैं। और आमतौर पर जब भी हम बात करते हैं जीन की लोकेशन की, तो हम इस तरह के बैंड्स ही बनाते हैं कि क्रोमोसोम पर जीन्स बैंड्स की शक्ल में लोकेटेड होते हैं। तो इसका जो सिलिवरी ग्लैंड सेल्स हैं हैव जॉइंट क्रोमोसोम इन देयर न्यूक्लियाई, जो हैविंग बेंडिंग पैटर्न, और बैंड किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जीन्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो चुकी है। अब जीनोम है क्या, एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जीन्स के मजमूए को हम जीनोम कहते हैं। एक ऑर्गेनिज्म में जितने भी जीन्स पाए जाते हैं वो उसके जीनोम कहलाते हैं। अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो देखना यह है कि ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं, तो पहला स्टेप। दूसरा, वो जीन्स किस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो दोनों बातों का पता लगाना कि जीन्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग। तो काफी सारे ऑर्गेनिज्म की जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो चुकी है, यानी उनमें जीन्स कितने हैं,
और किस टाइप के हैं और वो किस किस क्रोमोसोम पर है, तो ये सारी बातों का पता लगाना उस ऑर्गेनिज्म की जीनोमिक सीक्वेंसिंग कहलाती है। और जिस प्रोजेक्ट के अंडर ये सारा काम किया जाता है उसको हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी है जैसे ह्यूमन के जीनोम को स्टडी करना, इसी तरह ये बाकी ऑर्गेनिज्म के जीनोम को भी स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये कुछ हमारे पास करेक्टरिस्टिक हैं ड्रोसोफिला की, और ये आपको नजर आ रहा होगा ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये परफेक्ट है जेनेटिक रिसर्च के। कलेक्ट करना आसान है, उसको रखना आसान है, आराम से पता चल जाता है ये मेल ऑर्गेनिज्म है फीमेल ऑर्गेनिज्म है। जनरेशन गैप बहुत थोड़ा है जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है, और इसके पास इतने ज़्यादा ट्रेट है उनको स्टडी करना आसान है। और इसके लार्वा में चूंकि क्रोमोसोम की तादाद थोड़ी होती है, स्टडी करना आसान है। और इसके जो जॉइंट क्रोमोसोम है उस पर तो हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होती है हमें, और आखिर में इसके हर जीन्स के बारे में हमें पता है वो किस किस क्रोमोसोम पर पाया जाता है। तो इसकी इनहेरिटेंस को स्टडी करना हमारे लिए बड़ा आसान है। तो बाद दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से काफ़ी सारे आ जाते हैं कि राइट डाउन एनी 4 रीज़न वाई वी यूज़ ड्रोसोफिला इन जेनेटिक रिसर्च, या सेक्स, अभी मैंने कहा कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पे नोट लिखें। तो ये वाला जो टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से तो मैंने नहीं देखा कि पेपर में आए हो, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 3-4 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आए हैं, तो इस वजह से आप लोगों ने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।